हेलो एंड वेलकम टू एकेडमिक मंत्रा। आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 5 यानी कि लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर। और ये चैप्टर पूरी बायोलॉजी यूनिट या फिर कहा जाए तो पूरे साइंस सेक्शन का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर रहने वाला है। वन शॉर्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही साथ मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि इस एक लेक्चर के बाद आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से अपने पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर आप ला सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर पहली स्लाइड के साथ, जिसमें हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। तो कैसे पता चलता है हमें कि कौन सा प्रोसेस एक लाइफ प्रोसेस है। अब हम अपनी पूरे दिन में बहुत सारे काम करते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे काम कर रहे हैं, है ना। मूवमेंट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। तो कैसे पता चले? अब लोग कहते हैं कि देखिए प्लांट्स भी जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन प्लांट इस सारे क्राइटेरिया में आ नहीं रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो हमें खाते पीते नहीं दिख रहे हैं। बट प्लांट्स को तो क्लासिफाई करा गया है एज लिविंग बींग्स, है ना। तो अब कैसे पता करा जाए कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है और वो लाइफ प्रोसेस फॉलो कर रहा है या नहीं? तो इसकी डेफिनेशन में देखिए, लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेस दैट आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं। हमें क्या चाहिए जीने के लिए? हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे आ रही है? खाने से आ रही है, पानी से आ रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल्स, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बिना लाइफ मेंटेन कर पाएंगे? नहीं, एनर्जी का सोर्स न्यूट्रिशन है। रेस्पिरेशन, सांस लेना, रेस्पायर हम भी कर रहे हैं और रिस्पायर प्लांट्स भी कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन के बिना लाइफ को मेंटेन करा जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन। अब आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस तो कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स क्या लोकोमोशन दिखाते हैं? प्लांट्स मूवमेंट दिखाते हैं? इधर से उधर चलते फिरते आपको दिखेंगे? नहीं। उनके थोड़े बहुत पार्ट्स आपको, पत्ते हिल रहे हैं, है ना, डालियाँ हिल रही हैं, लेकिन प्लांट्स मूव नहीं करेंगे। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन एज एन ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पे करना एक लाइफ प्रोसेस हुआ? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, के हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट है, हमारे अंदर, हमारी वेन्स के अंदर, नसों के अंदर, है ना, ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है इधर से उधर। प्लांट के अंदर जाइलम है, फ्लोएम है, वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि बॉडी अंदर से लिविंग है, अंदर ट्रांसपोर्टेशन चीज़ों की हो रही है, सामान इधर उधर जा रहा है, शरीर को ज़रूरत है, तभी तो हम कहीं सामान लेने जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। और लास्ट, एक्सक्रीशन। अब न्यूट्रिशन अगर चाहिए तो खाना पीना लेंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट जो बनेगा उसको कहीं ना कहीं बाहर भी निकालना है। बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट आप अपने रख तो नहीं सकते हैं। तो एक्सक्रीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि क्या ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं, ये लाइफ प्रोसेस शो कर रहा है या नहीं। और की पॉइंट हमारा, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। ये तो हम सभी को पता है कि जितने भी प्रोसेस जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं, इन सब के लिए भी एनर्जी लगती है। रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी चाहिए, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, हर तरीके के लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए। इसके बाद मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने देखा लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए, वो न्यूट्रिशन था। न्यूट्रिशन यानी कि खाना पीना, ताकत हमारी बॉडी को मिल रही है जो बाहर से। अब न्यूट्रिशन जो मिल रहा है वो दो तरीके से मिल सकता है, एक ऑटोट्रॉफ मोड से और एक हेटेरोट्रॉफ मोड से। ऑटो, जहाँ भी वर्ड सुनने में आए, ये सिर्फ इस यूनिट की या फिर इस चैप्टर की बात नहीं है। ऑटो जहाँ भी सुनने में आता है उससे हम क्या समझते हैं? जो चीज़ अपने आप हो जाती है, ऑटोमेटिक, है ना। तो ऑटो मतलब अपने आप। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब है अपने आप से न्यूट्रिशन ले लेने वाले, अपना खाना खुद बनाने वाले, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और इसका ठीक ऑपोजिट याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, हेटेरोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं या अपना खाना दूसरों से लेते हैं, है ना। अब बाय डेफिनेशन अगर डिफरेंसेस देखेंगे तो ऑटोट्रॉफ्स का क्या है? दे क्रिएट देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक्स, है ना। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इनऑर्गेनिक्स का मतलब क्या है? ऐसे मटेरियल्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे मिनरल्स जो कि एनवायरनमेंट में हैं,
ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करके अपना खाना खुद बना रहे हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट्स, ये तो हम सभी जानते हैं, है ना। अपना खाना बनाने के लिए इन्हें क्या चाहिए, सॉइल के अंदर से मिनरल्स चाहिए, इन्हें पानी चाहिए, इन्हें सनलाइट चाहिए, है ना। हमारी तरह हल्दी मिर्ची नमक तो ले नहीं रहे हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिनरल्स लेके ये अपना खाना बहुत आराम से खुद बना सकते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ्स क्या करते हैं, खुद तो बना नहीं सकते, ये दूसरों को खा जाते हैं। दे ईट अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड नीड्स। ये जो डिफरेंस है ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स का, ये काफ़ी ज़्यादा पिछले पैटर्न में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, अब भी दिखेगा। इतना ज़्यादा दिखने के चांसेस शायद नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉफ्स एंड द हेटेरोट्रॉफ्स। तो बाय डेफिनेशन हमें समझ आ गया, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, हेटेरोट्रॉफ्स दूसरों का लेके खा रहे हैं। निकनेम्स, ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर हैं क्योंकि अपना खाना बना रहे हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कंज्यूमर्स हैं क्योंकि ये दूसरों को कंज्यूम कर रहे हैं। एनर्जी सोर्स क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स का सनलाइट और केमिकल है। सनलाइट नहीं होगी तो हम सभी जानते हैं ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, अपना खाना नहीं बना पाएंगे, तो एनर्जी का सोर्स इनका जो है वो सनलाइट है। और हेटेरोट्रॉफ्स का तो वही जो उनके पास खाने के लिए इन्हें मिल रहा है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे दूसरे जानवर हैं, कुछ भी है, ऑर्गेनिक मैटर जो इनके पास है वही इनका सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोई नेचुरल सोर्स सनलाइट वाटर नहीं है कि धूप में खड़े हो गए तो एनर्जी आ गई, खाना बन गया। ये पावर सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट्स के पास होती है। प्रोसेस हम सभी को पता है, ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस आगे हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड क्वेश्चन इसके ऊपर बार बार देखने को मिलते हैं पेपर में, तो इसको आगे डिटेल में कवर करेंगे। और हेटेरोट्रॉफ्स का प्रोसेस क्या है, खाना का बना तो है नहीं रहे, तो अगेन कंजम्पशन एंड डाइजेशन, इसी के थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट्स, एल्गे, सर्टेन बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, और हेटेरोट्रॉफ्स में एनिमल्स हैं, फंगाई है, और काफ़ी ज़्यादा प्रोटिस्टा फैमिली के भी मेंबर्स इसमें देखने को मिलेंगे। ऑटोट्रॉफ्स का इकोसिस्टम में क्या रोल है, फूड चेन शुरू करने वाले। अब देखें यहाँ फूड चेन क्यों लगाई गई है, यही दिखाने के लिए कि प्रोड्यूसर सिर्फ एक है जो कि प्लांट है। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, एक लौता प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ प्लांट है, बाकी सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं। ये छोटे से ग्रास हॉपर से लेके फ्रॉग, स्नेक, आउल और फंगाई तक भी, ये सारे के सारे जो हैं ये कंज्यूमर्स हैं, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। और फूड चेन शुरू करने वाला कौन है, ऑटोट्रॉफ, क्योंकि जब तक वो खाना नहीं बनाएगा कंज्यूमर्स खाएंगे नहीं, और फूड चेन एंड हमेशा आके होती है हेटेरोट्रॉफ्स के ऊपर। फूड टाइप हमें पता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है आगे पढ़ेंगे कि वो सनलाइट को CO2 के मदद से कन्वर्ट कर कर एनर्जी बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स का फूड टाइप कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है ना, जिसको आजकल हम बड़ी बैलेंस्ड वे में भी लेने लग गए हैं। तो यही है फूड टाइप हमारा। और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, अब देखिए इकोलॉजिकल इम्पैक्ट में ना दोनों ही बड़े ज़रूरी हैं। लोगों का कहना है कि देखो पौधे बड़े ज़रूरी हैं, पौधे उगाओ पौधे उगाओ, ठीक है, पॉपुलेशन पौधों की कम भी है, लेकिन उतने ही ज़रूरी हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं, क्योंकि फूड चेन या फूड वेब का मतलब सीधा सीधा होता है बैलेंस से। किसी एक चीज़ की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दूसरी पे अपने आप खतरा आएगा, क्योंकि एक की पॉपुलेशन बढ़ना यानी कि आगे कंजम्पशन बढ़ जाएगा, अगली चीज़ का, पीछे वाली चीज़ का रुक जाएगा। तो इस फ्लो को बैलेंस रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जितने ज़रूरी ऑटोट्रॉफ्स हैं उतने ही ज़रूरी हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं। आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, तो ऑटोट्रॉफ से ही हम शुरू कर रहे हैं, इसके बाद हम हेटेरोट्रॉफ्स पे जाएंगे। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सीधा सीधा सोर्स और प्रोसेस जो है वो है फोटोसिंथेसिस। डेफिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्कर में भी बहुत आराम से पूछ सकते हैं, 2-3 मार्कर के क्वेश्चन में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के साथ आपसे उसकी इक्वेशन और कुछ की पॉइंट्स में भी आंसर पूछा जा सकता है। डेफिनेशन NCERT की है तो इसको सीधा सीधा रट लेना। Photosynthesis is the process by which green plants prepare their own food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll.
4 वर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक को भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है, उसके बिना नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द रॉ इंग्रेडिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे हमारे घर में भी खाना बन रहा है ना, मटर पनीर बनाने के लिए मटर तो चाहिए ही, ऐसे फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 भी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है वाटर। ये हम सभी को पता है ना, पौधों को पानी दो, पानी से ही बड़े होंगे। क्यों बड़े होंगे? पानी से, क्योंकि उसी से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसी से खाना बन रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सनलाइट। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। सनलाइट एक तरीके से कैटलिस्ट है, सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। और लास्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को किचन मान सकते हैं, जैसे हम किचन में खाना बना रहे हैं, प्लांट की भी किचन है, वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहाँ है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर, कहीं और लकड़ियों में नहीं बैठा है जाके उसकी बार्क पे, वुड पे, स्टेम पे। ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, मेनली लीव्स के अंदर क्लोरोफिल आपको मिलेगा। और दिस इज द वेरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहीं पर फोटोसिंथेसिस होगी। देखिए नीचे एक टेबल भी है जिसमें रॉ मटेरियल और सोर्स लिखे हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है? एटमॉस्फेयर। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कभी कभी वो हमें घुमा के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है और बच्चे फंस भी जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर। वाटर कहाँ से? अब लोग तो पौधों के ऊपर भी पानी डाल के नहला देते हैं उन्हें, है ना, लेकिन कहाँ से पानी लिया जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए? पेड़ कहाँ से अब्जॉर्ब करेगा? वो है सिर्फ और सिर्फ रूट्स के थ्रू द सॉइल, थ्रू देयर रूट्स। आप पत्तों के ऊपर पानी डालेंगे, अब हाँ बन तो रहा है खाना, क्लोरोफिल में है तो लीव्स के ही अंदर, लेकिन वाटर जो आएगा वो रूट्स के थ्रू ही अब्जॉर्ब होके आने वाला है, पत्ते चाहे कितने भी पानी में डाल दो। तो सोर्स जो है पानी का वो सिर्फ और सिर्फ रूट्स है। ऑप्शन में अगर आपको कहीं भी दिखे लीव, स्टेम, कुछ भी, वो सारे के सारे ऑप्शन सीधा सीधा इनकरेक्ट हो जाएंगे। सनलाइट हमें पता है सन से ही आ रही है और तो कोई सोर्स है नहीं सीधा सीधा। और क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स में होता है, पहले ही हम देख चुके हैं। अब इक्वेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रट के जाना है। वही जो 4 वर्ड्स हमारे मेन थे, वही 4 वर्ड से इक्वेशन बनी है कि CO2, 6 CO2 जो है, 6 जो है यहाँ पे देख रहे हो, 6, 12 नंबर्स जितने भी हैं वो बैलेंस करने के लिए वो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी रट लेना बहुत ज़रूरी है। 6 CO2 + 6 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, एरो के ऊपर जो है उसका मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट का होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, तभी बन पाएगा क्या? C6H12O6। क्या कहते हैं इसको? ये जो मैंने अभी बोला, दिस इज़ ग्लूकोज, दिस इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। जैसे हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसी तरीके से प्लांट में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। और साथ में जो निकली वो निकली हमारी प्यारी प्यारी ऑक्सीजन, जो हमें बड़ी प्यारी है, जिसकी वजह से हमें प्लांट्स भी बड़े प्यारे हैं कि देखो पौधे तो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, पौधों के बिना तो कैसे ही काम चलेगा, है ना। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है, पोल्यूशन लेवल है, उसको कम करने के लिए पौधे ज़रूरी हैं। अब देखो पौधे भी कोई आउट ऑफ चैरिटी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, है ना, उनका खुद का भी तो खाना बन रहा है, उनका खाना बन रहा है। और ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट, इसको बड़े अच्छे से याद रखना है। ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है, वो बस साथ में बन गया। बनाना क्या था? बनाना तो ग्लूकोज था, खाना वहीं से आने वाला था। बाय प्रोडक्ट में क्या निकली? ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोमेटा जो है गैस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। कैसे कर रहा है ये आगे देखेंगे, क्योंकि स्टोमेटा भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 1 या 2 नंबर में बहुत आराम से आपको रिपीटेडली देखने को मिल जाता है। ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च। जैसा कि मैंने बताया हमारी बॉडी में भी कार्ब्स की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ग्लूकोज प्लांट की बॉडी में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं लिखे हैं, ये 1 मार्कर में आपसे टिक द करेक्ट आंसर में न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं, तो इन सबको एक बार देख लेना। नेक्स्ट स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा अभी हमने पीछे पढ़ा था एक लाइन में कि गैसियस एक्सचेंज के लिए काम कर रहा है। कौन सी गैसेस, है ना, कहाँ एक्सचेंज हो रही है, किस गैस की बात हो रही है, तो स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट मोस्टली ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। अंडर साइड यानी कि पत्ते के नीचे वाली साइड, है ना, ऊपर होता है पत्ता और नीचे से भी होती है, 2 साइड होती है ना, कॉइन की तरह, हेड्स और टेल्स जैसी।
इसी तरीके से पत्ते की जो अंडर साइड है नीचे वाली, वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स यानी कि होल्स। होल के अंदर से कोई चीज़ आर पार हो सकती है। प्लांट क्या आर पार करा रहा है? मोस्टली गैसेस करा रहा है। क्यों करा रहा है पार भाई? पीछे पढ़ा था, याद है कि लाइफ प्रोसेस मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पढ़ा था। एक्सक्रीशन यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करना। तो अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बना रहा है प्लांट, वो भी तो कहीं ना कहीं से रिमूव करेगा। आपने देखा है प्लांट को ऐसा कुछ करते हुए? नहीं, क्योंकि स्टोमेटा बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं और ये बहुत ही आराम से, अब ना तो हमें दिखे स्टोमेटा ना दिखेंगी गैसेस, पर बहुत आराम से स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज प्लांट कैरी आउट कर लेता है। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस है स्टोमेटा के? बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज CO2 लेने के लिए, है ना। CO2 प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। हमने पढ़ा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है और वाटर ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें लेने के लिए, वाटर तो रूट से आ रहा है, पहले ही पढ़ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से अब्जॉर्ब हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स से हो रही है थ्रू द पोर्स दैट आर स्टोमेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करने के लिए स्टोमेटा बहुत ज़रूरी है। अब जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बन गई, उसे भी तो बाहर निकालना है। एक्सक्रीशन है प्लांट के लिए, है ना। जैसे हम एक्सक्रीट करते हैं ना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर, प्लांट के लिए ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है, उसे बाहर निकालना है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता तब वो भी हमारे ही जैसा है, वो भी ऑक्सीजन ही ले रहा है, वो भी रेस्पायर कर रहा है। लेकिन जब वो खाना बनाता है तब उसे ऑक्सीजन बाहर निकालनी है, तब तो वो बाय प्रोडक्ट है। तो उसके बाहर जाने के लिए भी स्टोमेटा ही काम आता है, क्योंकि वही एक और एक लौता पोर्टल है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। दूसरा फंक्शन क्या है स्टोमेटा का? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के लिए क्या है? ट्रांसपिरेशन देखो, पानी अब होल एक है, कोई गार्ड तो बिठानी नहीं है कि नहीं देखो सिर्फ यही वाली गैस बाहर आ सकती है, वो वाली बाहर नहीं जा सकती। हम भी जब सांस लेते हैं नाक से, तो जो भी हवा में है, चाहे धूल है, डस्ट पार्टिकल्स है, CO2, ऑक्सीजन, सारी गैसेस सब एक साथ अंदर जा रही है ना। कोई फिल्टर तो लगा के नहीं बैठे। ऐसे ही प्लांट भी कोई फिल्टर लगा के नहीं बैठा है, तो सारी चीज़ें अंदर आ भी सकती हैं, बाहर जा भी सकती हैं। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का मूवमेंट भी होता है। जो पत्तों पे ओस दिखती है, सुबह सुबह उठ के कभी देखोगे तो पत्तों के ऊपर जो पानी की बूंदें होती हैं, वो ट्रांसपिरेशन होती है। पानी निकल रहा है पौधे के अंदर से। अब जब पानी जो है एटमॉस्फेयर में ही बहुत ज़्यादा है या एटमॉस्फेयर में पानी बहुत कम है, तो पत्ता जो है यानी कि प्लांट जो है वो इस वाटर लॉस को कंट्रोल करता है ना। अब देखो, अगर मान लो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो प्लांट चाहेगा कि उसका पानी लॉस हो? नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। सबको हाइड्रेटेड रहना है, स्पेशली गर्मियों में तो और भी ज़्यादा। तो प्लांट कोशिश करता है कि स्टोमेटा को बंद रखे ताकि पानी का लॉस ज़्यादा बाहर हो ना पाए, और जब नहीं है तब पानी निकल जाता है। तो ट्रांसपिरेशन भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि स्टोमेटा परफॉर्म करता है। ये दो जो है डायग्राम्स है स्टोमेटा के, एक ओपन स्टोमेटा, एक क्लोज स्टोमेटा। डायग्राम याद कर लेना, ये जो छोटे छोटे किडनी शेप्ड बीन्स दिख रहे हैं, यही इसी तरीके से NCERT भी समझा रही है कि जो किडनी शेप बीन्स हैं ये ही स्टोमेटा है। इसी के अंदर ये जो छोटा सा पोर दिख रहा है, इसी के बीच से गैसियस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट टॉपिक, अब ऑटोट्रॉफिक तो पढ़ लिया। ऑटोट्रॉफिक में एक ही एक प्रोड्यूसर है, वो सीधा सीधा प्लांट है ना। प्लांट मोशन तो करता नहीं है जो पढ़ेंगे, प्लांट खाना बनाता है, प्लांट रेस्पायर करता है। दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है और फोटोसिंथेसिस के बाद एक्सक्रीशन जो है वो कैसे हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू। अब आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स पे। हेटेरोट्रॉफ्स कौन? कंज्यूमर्स, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन बाय टेकिंग रेडीमेड फूड। रेडीमेड का मतलब चिप्स कुरकुरे मत समझ लेना। रेडीमेड यानी कि बना बनाया, कोई बना के दे रहा है। रेडीमेड का मतलब हमने खुद नहीं बनाया। प्लांट ने तो C6H12O6 ग्लूकोज खुद बना लिया। हम बना सकते हैं धूप में खड़े हो गए, पेट भर गया? नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है। प्लांट्स ही कर सकते हैं, उन्हीं की पावर है। हमें रेडीमेड फूड मिल रहा है, हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हम इसे सीधा कंज्यूम करते हैं। जो सब्जियां मिल गई, फ्रूट्स मिल गए, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं जो बने बनाए हमें मिल जाते हैं। और कभी कभी ये नहीं मिलते तो जानवरों को मार के खा लेना, है ना, कार्निवोरस जिन्हें हम बोल देते हैं। डेड
ऑर्गेनिक मैटर को भी कंज्यूम कर लेते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। 3 तरीके के हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक कौन होते हैं? सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करते हैं, जो पहले से ही डेड है ना, शिकार करके मार के नहीं खा रहे हैं। देखा होगा कोई जानवर मर जाता है तो उसके ऊपर फंगस वगैरह आ जाती है ना, धीरे धीरे उसमें से क्या स्मेल आने लगती है, सड़ने लगता है। तो ये क्या हो रहा है, ये वो जो बॉडी है, जो डेड बॉडी है, वो डीकम्पोज हो रही है। कौन कर रहा है उसे डीकम्पोज? वो फंगाई कर रहा है, यीस्ट कर रहा है, ये खाना खा रहे हैं, ये उनका खाना है। तो ये होते हैं सैप्रोफाइट, जो पहले से ही डेड और डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करते हैं। अगले हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन है? ये जो है आज की दुनिया में और जगह भी देखने को मिलेंगे। ये क्या करते हैं, ये बस किसी के घर में जाके बैठ जाएंगे और उससे खाना ले लेके खाएंगे। इसका एग्जाम्पल है, देखो नीचे लिखा है कैस्केटा और प्लाज्मोडियम, है ना। ये क्या करती हैं, ये बेलें हैं, किसी पौधे के ऊपर जाके चढ़ के बैठ जाएंगी और अब वो पौधा बेचारा अपना खाना बनाएगा और ये उससे छीन छीन के खाएंगी। बेसिकली ज़ोर ज़बरदस्ती चल रही है पौधे के साथ। और ये कौन करता है? ये पैरासाइट्स करते हैं, है ना। पैरासाइट, इसको आज के तौर पे एक तरीके से स्लैंग फ्रेज के उसमें भी यूज़ करा जाता है कि तुम जैसे लोग तो पैरासाइट्स हो, है ना। तो पैरासाइट कहाँ से आ रहा है वर्ड? यहीं से आ रहा है, जो खुद अपना ना कुछ करेंगे, ना मेहनत करेंगे, ना बना के खाएंगे, दूसरों का चुरा के ज़बरदस्ती से खा लेते हैं। और लास्ट हेटेरोट्रॉफ्स कौन है? हम हैं, होलोजोइक। हमारे अलावा और भी हैं, डॉग्स हैं, अमीबा है। होलोजोइक क्या? जो बना बनाया खाना अपनी बॉडी के अंदर ले जाके कंज्यूम करते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स फूड को अंदर ले जाएंगे और अंदर डाइजेस्ट करेंगे। अंदर ले जाके पेट के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है, बॉडी जो भी केमिकल्स रिलीज कर रही है, उसके थ्रू हम खाना डाइजेस्ट करते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं। एनिमल्स ज़्यादातर, डॉग्स, कैट्स, लायंस, ये सब भी कॉम्प्लेक्स फूड को खा के अंदर उसे डाइजेस्ट करते हैं। ये हैं होलोजोइक। तो 3 तरीके के हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखने हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। अब इसके बाद पढ़ते हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे होता है, हम कैसे न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है। तो 5 स्टेप में न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पूरा होता है। पूरा प्रोसेस है ये, है ना, खाने से लेके उसको बाहर निकालने, एक्सक्रीशन तक का प्रोसेस है। सबसे पहले होता है इंजेशन। ये वर्ड्स रट लेना ज़रा पांचों, है ना। अच्छा लगता है एग्जामिनर को देखने में कि बच्चा अच्छे अच्छे शब्द लिख रहा है, पढ़ के आया, पता है कुछ। इंजेशन क्या है? इंजेशन, इन से ही याद रख लेना, वैसे तो आराम से समझ में आ जाएगा। खाने को अपने मुंह के अंदर डालना ही इंजेशन है। इंजेस्ट कर लिया, जैसे इंजेक्शन होता है ना, केमिकल शरीर के अंदर चला गया, तो इंजेशन, खाना हमने खा लिया। इंजेशन इज द फर्स्ट, फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट बेसिक स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इंजेशन यानी कि खाना खा लिया। नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डाइजेस्ट अगर खाना होगा नहीं तो फिर उसके बाद के तीनों स्टेप किसी काम के नहीं रह जाएंगे, है ना। डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपलर वंस। कॉम्प्लेक्स खाना हमने खा लिया, अब हमने खाया क्या? देखो, प्लांट को चाहिए था ग्लूकोज, है ना, उसने बनाया भी ग्लूकोज। हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, खा गए मटर पनीर, तो फिर कहाँ से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट? उसको डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा, उसका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको लाना पड़ेगा। तो डाइजेशन जो है वो नेक्स्ट स्टेप है। जो भी उल्टा सीधा अनशंट सामान खा रहे हैं उसको तोड़ के सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में लाना डाइजेशन है। कहाँ से शुरू हो जाता है डाइजेशन? पेट से शुरू होता है? जी नहीं, पेट तो बहुत बाद में है। डाइजेशन हमारे मुंह में ही शुरू हो चुका होता है। मुंह से ही डाइजेशन हमारी बॉडी शुरू कर देती है। कैसे शुरू कर देती है? हमने देखा होगा, जब खाना कहीं सामने आता है, खाने की बात होती है, तो मुंह में पानी आने लगता है ना। एक दूसरे को छेड़ते भी हैं कि तेरे तो मुंह में पानी आ गया, है ना, ये है वो है। तो ये कहाँ से आ रहा है? वो मुंह में पानी जो आ रहा है वो पानी नहीं है, वो है सलाइवा। सलाइवा, है ना। सलाइवा जो है वो माउथ के अंदर एक ऐसी सिक्रीशन है जो कि तब आती है जब हमारे बॉडी को पता चलता है कि अब खाना आने वाला है, अब खाने का टाइम आने वाला है। तो फिर सलाइवा क्यों आ गया खाने के टाइम पे? क्योंकि वो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। हमारे मुंह के अंदर से ही डाइजेशन शुरू हो चुका होगा। सलाइवा में ऐसा क्या है जो वो डाइजेस्ट करा देगा? सलाइवा के अंदर है सलाइवरी अमाइलेज।
ये एक तरीके का एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेस, जो कि हमारे मुंह के सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है और मुंह से ही डाइजेशन को शुरू कर देता है। इसके बाद डाइजेशन, अब देखो यहाँ टंग डायग्राम में देखो, ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है याद करके, इस एग्जाम में इस चैप्टर के सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन, एलिमेंट्री कैनाल, एक्सक्रीशन, ह्यूमन हार्ट, ये सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो टंग से इंजेशन हुआ, माउथ से खाना देखो अंदर जा रहा है, ओइसोफेगस से फूड पाइप, जिसे आसान लैंग्वेज में हम कह देते हैं, खाना अंदर गया और स्टमक में आया। अब स्टमक में आने के बाद अच्छे से डाइजेशन होगा, मुंह में हुआ पर 5-10% ओनली। उसके बाद जो मेन डाइजेशन है, जो ज़्यादा बिग पोर्शन ऑफ द फूड डाइजेस्ट होगा, वो स्टमक के अंदर ही होने वाला है ना। इसीलिए बोलते हैं खाना अच्छे से चबाओ, क्योंकि ब्रेक डाउन फिजिकल लेवल पे मुंह में ही होगा, उसके बाद केमिकल लेवल पर पेट के अंदर होगा। पेट के अंदर खाना डाइजेस्ट कराने के लिए कौन बैठा है? पेट के अंदर भी एक एंजाइम्स है, जैसे मुंह के अंदर सलाइवरी अमाइलेज है, पेट के अंदर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एंजाइम में हमारे पास पेप्सिन है। ये दो चीज़ें डाइजेशन में मदद कराने वाली हैं हमारे स्टमक के अंदर, जिसके थ्रू डाइजेशन होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुना होगा ना, पेट में एसिडिटी हो गई, लोग कहते हैं एसिडिटी इसीलिए क्योंकि पेट में एसिड है ही, उसकी मात्रा, उसकी अगर लेवल्स हमारे पेट में बढ़ेंगे तो एसिडिटी हो जाएगी। तो फिर है ही क्यों एसिड, अगर इतना नुकसान करा सकता है? इसीलिए है क्योंकि काफ़ी बार हम कुछ ऐसी चीज़ें खा जाते हैं जो कि चबाने के लिए, जिन्हें डाइजेस्ट करने के लिए उस एसिड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसीलिए वो एसिड है। और आप सभी जानते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जला सकता है। तो फिर हमारा पेट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फ्रेजाइल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है, बहुत ज़्यादा नाजुक सा है। तो फिर पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जलता क्यों नहीं, उसे कुछ होता क्यों नहीं? इसके ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिपीटेड PYQ आपसे NCERT पूछती है कि HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में क्या है। तो हमारे पेट के अंदर एक पतली सी लाइनिंग होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस लेयर। क्या बोलते हैं? MUCUS, म्यूकस लेयर। ये जो म्यूकस है ये हेल्प करता है हमारे पेट को HCl से बचाने में। जैसे टीचर पीछे पढ़ती है ना स्कूल में कि कॉपी के ऊपर कवर चढ़ाओ ताकि ऊपर कुछ गिर भी जाए तो कॉपी गंदी ना हो, ये इसी तरीके का कवर है जो हमारे स्टमक के ऊपर नहीं अंदर है, क्योंकि HCl भी अंदर है। तो उससे बचाने के लिए म्यूकस की एक पतली सी लेयर हमारे स्टमक में होती है। अब आ जाते हैं HCl से हट के पेप्सिन पर। पेप्सिन का भी यही काम है, पेप्सिन डाइजेशन कराएगा हमारे पेट के अंदर और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंजाइम है डाइजेशन के लिए। अब इसके बाद अगर आगे और भी एंजाइम्स आएंगे जो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो एंजाइम्स स्टमक में नहीं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तो डाइजेशन के बाद अब खाना कहाँ जाएगा? पेट से निकल के इंटेस्टाइन में जाएगा। माउथ में हुआ इंजेशन, स्टमक में हुआ डाइजेशन और इंटेस्टाइन के अंदर होगा अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन जो है वो क्या है? जो खाना खा लिया, ब्रेक डाउन हो गया, अब यहाँ से जो जो चाहिए वो हम लेकर आ जाएंगे। कौन लेकर आ जाएंगे? हमारे बॉडी पार्ट्स, है ना। हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर अब्जॉर्प्शन होगा और इसके थ्रू जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए वो खाने से खींच ले लेगी जिसकी उसे लगेगा कि इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है ना। बेसिकली शॉपिंग हो रही है एक तरीके से समझ लो सामान की, इंटेस्टाइन में बॉडी खींच रही है जो जो उसे चाहिए। इसके बाद असिमिलेशन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी पूरी बॉडी में फैल जाएंगी। अब इंटेस्टाइन ने ले तो लिया, है ना, अब ये सारा सामान पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना भी तो है। किसी सेल के पास कुछ कम है, किसी सेल के पास कुछ कम है, सबको वो चीज़ें बांट के आनी है, एक तरीके से डिलीवरी ऐप मान लो। तो पूरी बॉडी के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स फैलेंगे और लास्ट में क्या होगा? इजेशन। जो वेस्ट मटेरियल बच गया जो कि हमारी बॉडी या तो डाइजेस्ट नहीं कर पाई या डाइजेस्ट करने के बाद जो चीज़ें काम की नहीं थी, वो सारी की सारी अब वेस्ट मटेरियल के तौर पर हमारी बॉडी बाहर एनस के थ्रू निकाल देगी और ये हुआ इजेशन। 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में इस तरीके से पूरा होता है। इसके बाद अब देखो एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्पॉर्टेंट है,
1 मार्कर बहुत आराम से बन सकते हैं। अगर एग्जामिनर थोड़ा ट्रिकी करना चाहता है पेपर आपके लिए तो 2-3 मार्कर के अंदर डिस्क्रिप्टिव आंसर भी आपसे पूछ सकता है। बॉडी के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अभी हमने पीछे पढ़ ही लिया था, सलाइवरी अमाइलेज ज़रूरी है जो कि सलाइवा के अंदर है। अगला है पेप्सिन, पेप्सिन स्टमक के अंदर है। अब जो पेप्सिन है ना वो एक्टिव नहीं है। पेप्सिन पेट के अंदर पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, इनएक्टिव होता है। ये एक्टिव होता है HCl की प्रेजेंस में और तब जाके ये खाना पचाता है। तो HCl का पेट में होने का एक बड़ा रीज़न, एक बड़ा कारण पेप्सिन भी है, क्योंकि पेप्सिन जब तक HCl नहीं है तब तक एक तरीके से वेस्ट है। ऐसा सिलेंडर मान लो जिसके पास कोई चूल्हा ही नहीं है जलने के लिए, बस गैस पड़ी है। तो जब तक HCl एक तरीके से लाइटर का काम नहीं करेगा तब तक पेप्सिन नाम की गैस पेट में जलेगी नहीं और खाना पचेगा नहीं। ठीक है। अगला एंजाइम जो कि ज़रूरी है वो इंटेस्टाइन में आ जाता है और वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का भी काम यही है, ब्रेक डाउन, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो रहा है। अच्छा, जो मोस्टली डाइजेशन है वो तो पेट में हो रहा है और मोस्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। और बाइल जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में काम आता है। बाइल जूस बनता लिवर में है, ये बात याद रखना। द साइट ऑफ सिंथेसिस, अब इनकी मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ, सलाइवा की साइट ऑफ सिंथेसिस भी माउथ ही है और साइट ऑफ एक्शन भी माउथ ही है ना। बनता भी माउथ के अंदर है और काम भी वहीं आ जाता है। पेप्सिन पेट में ही बन रहा है, साइट और पेट में ही काम भी आ रहा है, साइट ऑफ एक्शन। ट्रिप्सिन की साइट ऑफ सिंथेसिस पैनक्रियास है। क्या है? पैनक्रियास। लेकिन ये घूम फिर के आता स्मॉल इंटेस्टाइन में है। पैनक्रियास में ट्रिप्सिन का कोई काम नहीं है। ये पैनक्रियास से ट्रैवल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और वहीं पर काम आ सकता है। इसी तरीके से बाइल जूस का भी साइट ऑफ सिंथेसिस लिवर है, बनेगा लिवर में, लेकिन काम कहाँ आएगा? साइट ऑफ एक्शन क्या है? साइट ऑफ एक्शन इसकी है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लिवर से ये भी ट्रैवल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और फिर दोनों भाई ट्रिप्सिन और बाइल जूस मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन करा देंगे। अब विलाय यहाँ पे अलग से क्यों लिख रखा है? क्योंकि विलाय जो है इसके ऊपर क्वेश्चन रिपीटेड बनते हैं कि बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या है कि वो अब्जॉर्प्शन करा दे। अब बॉडी तो चाहेगी ना कि वो जितना हो सके उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन ले सके, जितना ज़्यादा इनटेक वो ले सकती है उतना ज़्यादा उसके पास हो। तो देखो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर है, एक सेकेंड, मान लेते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये। अब इसके अंदर जो विलाय है वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा, ये लेयर है। अब ये गोल 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 क्यों है? अब अगर विलाय सीधा सीधा होता तो अब्जॉर्प्शन कम होता। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो विलाय का होता है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हो, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। अब जो अब्जॉर्प्शन हो पाएगी आपकी, वो अब्जॉर्प्शन, ये देखो इधर, ये पूरे पे अब्जॉर्ब हो पाएगा। अगर सीधा होता तो पूरे पे नहीं हो पाता। ये इतनी बड़ी सरफेस इसीलिए हो पाई क्योंकि ऐसे गोल 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 बन गया। तो विलाय इस तरीके से डिज़ाइन की गई होती है कि मैक्सिमम से ज़्यादा मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैरी करा पाए इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये डायग्राम ज़रूर बना देना अगर वो पूछेगा हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर्ड एंड डिज़ाइन टू एंश्योर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो विलाय के थ्रू है। ठीक है, ये आंसर इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। अब तक हमने क्या पढ़ा है? खाना कैसे बना रहे हैं, है ना, डाइजेशन पढ़ा है। हम तो बना नहीं रहे हैं तो हमने डाइजेशन पढ़ा है, प्लांट्स का खाना बनाने का तरीका। अब नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, सांस लेना। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 तरीके की रेस्पिरेशन होती है, इम्पॉर्टेंट है, एरोबिक वर्सेस एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया जाता है। एरोबिक यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में हम जब सांस लेते हैं, कि देखो हवा है, सांस है, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हम एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, ह्यूमन बींग्स, है ना, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स कौन है, बाय प्रोडक्ट्स कौन है?
CO2 and H2O आर द बाय प्रोडक्ट्स, है ना। CO2 हमारा बाय प्रोडक्ट है, हमें नहीं चाहिए होती, हम वेस्ट में निकाल देते हैं CO2, और H2O भी रेस्पिरेशन का एक बाय प्रोडक्ट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक का ठीक उल्टा, ऐसा फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है, बिना ऑक्सीजन के भी रिस्पायर कर लेते हैं। ये हम तो ऑब्वियसली नहीं है, दूसरे तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि फंगाई, जैसे कि जर्मिनेटिंग सीड्स, है ना, मिट्टी के अंदर है, उनको कोई हवा तो मिल नहीं रही है, वो रेस्पिरेशन एनारोबिकली करते हैं। तो कभी कभी हमारी मसल्स भी करती हैं, इसे नीचे पढ़ेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के अंदर। अब रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना नहीं है, देखो, है ना, रेस्पिरेशन सिर्फ ये नहीं है कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर गई या हमने सांस ले ली वो रेस्पिरेशन हो गई, वो तो ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं हम। ब्रीदिंग इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर, लेकिन रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी चाहिए, इसीलिए रेस्पायर कर रहे हैं, सांस नहीं ले रहे हैं कि बस ऑक्सीजन के साथ सांस ले ली तो एरोबिक है वरना एनारोबिक। ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करके एनर्जी ला रही है, या फिर विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो। तो 3 तरीके से ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, देखो, है ना। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, हमने पढ़ा है अभी पीछे केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। तो C6 यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। अब ये क्या होगा, ये इन साइटोप्लाज्म ऊपर जो देख रहे हो, इसका मतलब है साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक डाउन होना, है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, और यहाँ से साइटोप्लाज्म के अंदर से ब्रेकडाउन होके 6 कार्बन से 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है, जिसको कह देते हैं पाइरूवेट। जिसको क्या कह देते हैं, पाइरूवेट कह देते हैं। ये इक्वेशन थोड़ी अपने दिमाग में बिठा लेना, एज इट इज़ इक्वेशन भी आ जाती है, और नहीं आएगी तो वो 3 मार्कर में आपसे वैसे ही पूछ लेता है, एक्सप्लेन द वेरियस प्रोसेसेस या स्टेप्स ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ग्लूकोज सबसे पहले 6 कार्बन से 3 कार्बन पाइरूवेट में टूटेगा, और ये तो हर जगह ही हो रहा है, ये हमारे अंदर भी हो रहा है, बैक्टीरिया, फंगाई, सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, हर चीज़ के अंदर जो भी रेस्पायर कर रही है उस सब के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद अलग है, इसके बाद वो हैं जो ऑक्सीजन के साथ रेस्पायर करते हैं, जो ऑक्सीजन के बिना करते हैं, और जो ऑक्सीजन की कमी में कर लेते हैं। 3 तरीके के यहाँ पर डिविजन्स हैं। सबसे पहला देखोगे तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एक सेकेंड, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अब अगर आप देखोगे तो कौन है, यीस्ट है ना, यीस्ट है। यीस्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रोड्यूस कर रहा है। यीस्ट क्या होता है, यीस्ट खमीर होता है। भटूरे खाते हो ना, भटूरे खाते हो, इडलियाँ खाते हो, इन सारी चीज़ों के अंदर ये डलता है। इसीलिए कभी खा के देखोगे ऐसे भटूरा या इडली तो हल्के से खट्टे भी लगते हैं, खट्टे लगते हैं। क्यों, क्योंकि ये बना देता है साथ में इथेनॉल। इथेनॉल का टेस्ट अगर कभी देखोगे तो खट्टा लगेगा, खाने में इथेनॉल डाल दोगे तो खट्टा टेस्ट आता है। इसीलिए जिस चीज़ के अंदर हम यीस्ट डालकर पकाते हैं उसमें हल्का सा खट्टा टेस्ट आता है। ये याद रखना है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब रेस्पिरेशन होती है तो इथेनॉल बनता है, CO2 बनती है, और एनर्जी बनती है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बताओ यीस्ट डालने पर चीज़ें फूल क्यों जाती हैं, भटूरा फूल जाता है, इडली फूल जाती है, आजकल तो लोग केक में भी डाल रहे हैं, वो भी फूल रहा है। कैसे फूल रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उस भटूरे के आटे के अंदर या इडली के बैटर के अंदर बन गई, और उसके अंदर एयर आ गई तो फूल जाएगा ना। हवा से तो हर चीज़ फूलती है बलून की तरह, तो इसी तरीके से वो बैटर भी हमारा फूल जाता है, और खटास भी इथेनॉल की वजह से आती है। इसीलिए यीस्ट डाला जाता है, खमीर डाला जाता है, ताकि वो खट्टापन आए खाने में, और CO2 की वजह से वो फूल भी जाए। लेकिन बनाना क्या था, ये चीज़ें तो बन गई। जैसे प्लांट ऑक्सीजन बनाना चाहता नहीं है फोटोसिंथेसिस में, बस बन जाती है, ऐसे ही यीस्ट से भी बन गई इथेनॉल, और CO2 बनानी उसको थी एनर्जी। सबको एनर्जी चाहिए रेस्पायर करने के लिए। दूसरा है इन आवर मसल्स। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पढ़ते हैं पहले। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे बन रहा है, वो हमारे अंदर बन रहा है। ऑक्सीजन के बिना हम रेस्पायर कर नहीं सकते हैं, सांस ले नहीं सकते हैं, है ना। तो एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये ह्यूमन बॉडी में होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया होती है,
और अगेन बनानी हमें क्या है, एनर्जी ही बनानी है। साथ में क्या बन जाता है हमसे बाय प्रोडक्ट, CO2 बन जाती है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, अभी हमने पढ़ा है, हम बाहर उसको निकाल देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, और साथ में वाटर बन जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, जिम में लेग डे करने वाले बच्चे और सुबह सुबह उठ के साइकिलिंग करने दौड़ने फिरने वाले बच्चे, शुरू शुरू में जब एक्सरसाइज करते हैं तो होता है ना, पैरों में दर्द होता है, हाथ पैरों में ऐसे कोई हाथ भी लगा दे तो बिल्कुल एकदम ऐसे मज़े से आ जाते हैं कि क्या ही हो गया। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि एनर्जी तो बनी लेकिन उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाई है। भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सांस चढ़ती है ना, सांस फूलती है, तो ऑक्सीजन की कमी में बेचारा हमारा शरीर सांस ले रहा है, तो एनर्जी तो बना देगा बेचारा थक हार के जैसे मर्जी, लेकिन साथ में क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड बना देगा। और एसिड हमें पता है अच्छी चीज़ तो होती नहीं है शरीर के लिए, जहाँ होगी वहाँ दर्द देगी। तो जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में वो एक्सरसाइज जिस जगह को टारगेट कर रही है वहाँ के मसल्स एनेरोबिकली तो नहीं लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन में रिस्पायर कर रहे हैं, और इस वजह से वहाँ लैक्टिक एसिड बन जाता है और उन जगहों पर दर्द रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन के बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पायर तो देख लिया, ऑक्सीजन शरीर में आ रही है जा रही है ना, यीस्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। सबसे पहले देखो नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से अंदर जा रही है एयर, इसके बाद फैरिंग्स है, उसके थ्रू पास होगी, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद लैरिंग्स आता है ना, वॉइस बॉक्स आएगा, इसके बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स तो चलो नीचे है, इसके बाद ट्रैकिया, ये जो लंबी सी वाइट कलर की पाइप आप देख रहे हो यहाँ बीच में, ये ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया के थ्रू एयर जाएगी लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर ये जो दिख रहा है ये नेटवर्क आपको किस चीज़ का दिख रहा है, ये जो नेटवर्क दिख रहा है ये दिख रहा है इनका ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल का। ठीक है, इस तरीके से मान लो, इस तरीके से ट्रैकिया आया, इस तरीके से वो डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में, है ना, और इस तरीके से लंग्स आ गए हमारे। अब लंग्स के अंदर क्या होगा, लंग्स के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में ये बट जाएगा, और यहाँ होते हैं छोटे छोटे, एक सेकेंड, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब इनके अंदर गैशियस एक्सचेंज होगा और इनके अंदर से हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा था, बॉडी में क्या वेस्ट प्रोडक्ट होता है, CO2, CO2 बाहर निकलेगी, और ऑक्सीजन जो हमने सांस ली है ना, सांस के अंदर जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गई है, ये ऑक्सीजन ब्रोंकियोल्स के थ्रू ही हमारी बॉडी अब्जॉर्व करेगी। तो ब्रोंकियोल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ द वेरी साइट जहाँ से गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। छोटे छोटे बबल जैसे होते हैं, बहुत पतले से होते हैं, बहुत थिन लेयर होती है, क्योंकि तभी तो गैस आर पार हो पाएगी। अब दीवार खड़ी कर देंगे उसके पार थोड़ी ना हवा निकल के जाएगी। बहुत पतली सी पोरस सी लेयर होती है ब्रोंकियोल्स की, जिसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट वाली CO2 बाहर आती है और हवा से जो ऑक्सीजन ज़रूरी है वो शरीर के अंदर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब पढ़ लिया कि देखो खाना बन कैसे रहा है, खाना खा कैसे रहे हैं, डाइजेस्ट कैसे कर रहे हैं, है ना। अब डाइजेस्ट तो कर लिया, अब जो करा है उसको शरीर के अंदर फैलाना कैसे है, उसको पहुंचाना कैसे है, क्योंकि शरीर के अंदर हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, सब काम कर रहे हैं, तो उन सब के पास उन सब का सामान, उन सब का खाना पीना पहुंचाना पड़ेगा। कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड इज़ द कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स इन द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड है ना, सिर से लेके पैर तक हर जगह, कहीं भी हल्का सा कट लग जाता है तो निकल आता है। इतना ज़्यादा ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर है। क्यों है, क्योंकि यही है जो सारे सब्सटेंसेस को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, मदद करता है। अब ब्लड जो है वो ऐसे ही थोड़ी ना बहे जा रहा है कि देखो कहीं भी बह रहा है, कुछ भी हो रहा है। नसों के अंदर बहता है ना, उसकी भी अपनी एक जगह है, उसका भी अपना एक रास्ता है बॉडी के अंदर जहाँ से वो निकलता है। तो नसों के अंदर बहता है, जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, 2 कैटेगरीज में। पहली है आर्टरीज और दूसरी है वेन्स। आर्टरीज क्या होती हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं,
जिनके पास ऑक्सीजन वाला ब्लड है, अच्छा ब्लड है ना। एनसीईआरटी में ये वाली जो आर्टरीज हैं, ये वाली जो नसें हैं, इन्हें लाल कलर से दिखाया जाता है कि देखो ये अच्छी वाली हैं, ऑक्सीजन है ना इनके पास, हमारे लिए काम किए, तो आर्टरीज हैं। और दूसरी वाली कौन है? वेन्स हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। दो तरीके की नसें हैं जिनके थ्रू ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और क्या है? और हमारे पास है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक तरीके का येलो लिक्विड पार्ट है जो कि 90% वाटर होता है और कुछ थोड़ी चीज़ें होती हैं, और ये मदद करता है न्यूट्रिएंट्स के, हॉर्मोन्स के और वेस्ट प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट में। प्लाज्मा होता है। अब ये देखो ब्लड की कॉम्पोजिशन है, ये ब्लड किन किन चीज़ों से बनता है। एक तो प्लाज्मा है। अब अगर ब्लड के अंदर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, इन सबको निकाल दिया गया ना, तो जो बचेगा वो बचेगा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा होता है 90%, बाकी ये सब थोड़े थोड़े से हैं, आरबीसी थोड़े से हैं, है ना। क्या काम करते हैं ये? बाइकनकेव होते हैं, न्यू न्यूक्लियस होता है, ये सब नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, लेकिन मेन पार्ट ये है कि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है और यही ऑक्सीजन कैरी करने के लिए काम आता है शरीर में, ठीक है। दूसरे जो है वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है? ये वाइट ब्लड सेल है, बड़े होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं और इन्फेक्शन से लड़ने के काम आते हैं। और लास्टली प्लेटलेट्स होती हैं। जब भी हमारे शरीर में कोई कट लगता है, चोट लगती है, जो क्लॉट जम जाता है ना, खून जम जाता है उस चोट के ऊपर, उसको कराने का काम प्लेटलेट्स का ही होता है। अगर बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स गिरेंगी तो फिर क्लॉट नहीं बन पाएगा, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, खून बह जाता है, क्योंकि शरीर उस खून को रोक नहीं पाता, ब्लड लॉस को रोक नहीं पाता। अगला है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट बड़ा टफ लगता है बच्चों को, है भी ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन है ना, 5 नंबर का बहुत आराम से इसको एनसीईआरटी आपसे पूछ लेती है पेपर में। तो कैसे पढ़े ह्यूमन हार्ट? डायग्राम तो बड़ा गंदा सा है देखने में, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ह्यूमन हार्ट से पहले ना डबल सर्कुलेशन पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 2 तरीके की नसें बॉडी में होती हैं, एक होती है आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छा वाला लाने वाली, एक होती है वेन्स, जो गंदा वाला ब्लड लाती है, डीऑक्सीजनेटेड। ये हमारी पूरी बॉडी में है। अब हार्ट का काम क्या है? सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करनी है कि हार्ट जो है खून बनाता नहीं है, पंप करता है, पूरे शरीर में पंप करने का काम है। हार्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी या फिर एनी बॉडी, है ना, बी इट एनिमल्स। हार्ट का काम ब्लड पंप करने का है, बनाने का नहीं। तो बन कहाँ रहा है? बन तो बॉडी में ही रहा है खून, लेकिन हार्ट उसको बस पंप कर रहा है। हार्ट के पास सारा का सारा कंट्रोल है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट ही पूरी बॉडी में पहुंचा रहा है, क्योंकि पंप तो वही कर रहा है ना। या हमारे घरों में मोटर होती है, जिनके घर में वहाँ से पानी चढ़ता है, तो जब तक मोटर नहीं होगी पानी घर में आएगा नहीं आएगा। तो इसी तरीके से जब तक हार्ट ब्लड पंप नहीं करेगा बॉडी में जाएगा नहीं, और बॉडी से वापस आएगा भी नहीं। तो हार्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये साफ ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाता है, और जो बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस लेकर भी आता है। अब पहले डबल सर्कुलेशन देखो, इसको अगर ध्यान से देख पा रहे हो डबल सर्कुलेशन में, तो यहाँ पर ये देखो, इस डायग्राम को ज़रा ढंग से, पहले यहाँ पे पल्मोनरी सर्किट है। पल्मोनरी सर्किट ये हमारे उससे जुड़ा है, ठीक है, लंग्स से जुड़ा है। अब इधर जो है हार्ट है और नीचे सिस्टम सर्किट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लंग्स नहीं, किडनी से जुड़ा है ये। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि देखो हार्ट में ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये है, ये वाली एओर्टा है, ये एओर्टा है ना। ये लाइन यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, दिस इज एओर्टा। एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ आ रहा है? सिस्टम सर्किट में आ रहा है। सिस्टम सर्किट में यानी कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है। अब बॉडी को तो मिल गया, सारे बैठे थे कि भाई यार दे जाओ हमें थोड़ा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, थोड़ी एनर्जी हम भी लें, थोड़ी सांस हम भी लें, मिल नहीं रही है। हार्ट ने भेजा कि चल यार दे के आ जा, पूरी बॉडी में घुमा दे। गई आर्टरी, पूरी बॉडी में सबको बांटती हुई आ गई। अब वो जो सेल है वो कहेंगे कि भाई ये वाला लेके भी तो जा, ये डीऑक्सीजनेटेड वाले का हम क्या करें, इसे लेके भी जा। तो अब वेन्स वहाँ से वो ब्लड पकड़ लेती है कि चल यार मैं ले जाऊंगी हार्ट तक। अब ये यहाँ से उठा के उसे हार्ट तक लेके जाएंगी और हार्ट को पकड़ा देंगी कि लो भैया अपना कचरा
हमारे तो किसी काम का है नहीं, हमारा काम ला के देने का था, हमने दे दिया। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आ गया। अब हार्ट इसका क्या करेगा, उसका भी तो काम नहीं है, उसे तो बेचारे को पंप करना है। अब वो इसे कहाँ भेजे, वो इसे ऊपर भेज देता है किडनी तक, है ना। अब वहाँ जाके क्या होगा, वहाँ जाके ये उस ब्लड को साफ करती हैं, ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करती हैं। तो यहाँ पे जाके ब्लड प्योरीफाई होगा, ब्लड प्योरीफाई होगा और ब्लड प्योरीफाई होके वापस लंग्स से हार्ट के अंदर आ जाएगा। और अब हार्ट फिर से इस साफ वाले ब्लड को पूरी बॉडी में भेजेगा। अब पहले इसी को पढ़ते हैं। देखो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ लिया है ना। डबल सर्कुलेशन यानी कि साफ़ और गंदे ब्लड को अलग अलग रखना। आर्टरीज यहाँ से लेके आ रही हैं, वेन्स वहाँ से लेके जा रही हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है, डबल सर्कुलेशन की ज़रूरत क्या है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों अलग रह सकें। मिक्स होंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना, सांस तो तब भी ले पाएंगे लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। और हमारे शरीर के अंदर इतने ज़्यादा प्रोसेसेस एक साथ होते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी हमें एक बार में कंज्यूम करनी होती है कि उसके लिए हमें डबल सर्कुलेशन की यानी कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखने की ज़रूरत है हायर एनर्जी नीड्स के लिए। ठीक है, इसीलिए ह्यूमन बींग्स का हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है, क्योंकि ब्लड अलग अलग रहे, एनर्जी अच्छे से मिले। एम्फीबियंस 3 चेम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं और फिशेस पानी में ही रहती हैं 2 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होती हैं। जितना ज़्यादा आपका हार्ट डिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपका ब्लड जो है डिवाइडेड रहता है और सर्कुलेटेड रहता है अलग अलग वेन्स और आर्टरीज के थ्रू। अब हार्ट पे वापस से आ जाओ। देखो ये एरो जो बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रहा है एओर्टा से, ये ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है ना। पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड जाएगा। अब पूरी बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जो है वो वेना कावा के थ्रू अंदर आएगा हार्ट के, खराब वाला ब्लड। अब हार्ट क्या करेगा, इस खराब वाले ब्लड को वेना कावा के थ्रू लंग्स तक भेजेगा और लंग्स इस खून को साफ करके वापस जो है लेफ्ट एट्रियम के थ्रू हार्ट में भेज देंगे और फिर से वही साइक्लिकल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो बस ये 4 चीज़ें याद रखनी है, एओर्टा, वेना कावा और है ना ऊपर नीचे के डिविजन्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो डायग्राम बहुत आसान है। देखो किसी को आपका जो है वो नहीं देखना कि आप कितने बड़े आर्टिस्ट हो, डायग्राम सिंपल बना सकते हो, बस लेबलिंग अच्छे से करना और याद रखना कि कौन सा चीज़ लेफ़्ट है, कहाँ राइट है, कौन किस तरफ है, तो आसानी से आपको टीचर नंबर दे देगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब देखो हमने अपनी बॉडी के अंदर तो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया है ना, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, प्लांट के अंदर कोई ब्लड तो है नहीं कि चारों तरफ फैला रहा है। प्लांट के अपने खुद के कुछ अलग तरीके हैं जिनके थ्रू प्लांट अपनी नीड्स को पूरा करता है। खाना हमने देखा बना लेते हैं, सबसे आसान सबसे सिंपल ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना के खा लेते हैं। अब बन तो गया लेकिन हमने क्या पढ़ा था, किचन ऑफ द प्लांट क्या है, कहाँ खाना बन रहा है, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट में है और वो कहाँ है, प्लांट के लीव्स के अंदर, ग्रीन पार्ट्स के अंदर। तो खाना बन तो वहाँ रहा है लेकिन खाना क्या सिर्फ पत्तों को चाहिए, पूरी बॉडी को चाहिए, पूरे प्लांट को चाहिए, है ना। फ्लावर से लेके रूट्स तक को सबको जो है न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो अब ये मिलेंगे कैसे पूरी बॉडी को, तो प्लांट के पास भी जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास आर्टरीज़ हैं और वेन्स हैं, इसी तरीके से प्लांट के पास भी है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। जाइलम क्या करता है, जाइलम कराता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में, है ना। पानी का ट्रांसपोर्टेशन अब हमने पहले ही पढ़ लिया था कि वाटर अब्जॉर्प्शन प्लांट में सिर्फ और सिर्फ रूट्स के थ्रू होता है। तो जाइलम नीचे से पानी को खींचता है और अपवर्ड मूवमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट जिसे बोलते हैं। यूनी यानी कि 1, एक ही डायरेक्शन के अंदर यानी कि नीचे से ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट जाइलम कराता है पानी का, क्योंकि अब जड़ के नीचे और कुछ तो है नहीं ना जिसे पानी चाहिए, लेकिन ऊपर तो पूरा प्लांट पड़ा है पानी के लिए। तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट जाइलम कराता है पौधों में पानी का, और साथ ही साथ कुछ ऐसे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का भी जो कि मिट्टी में है और पौधे को उनकी ज़रूरत है। इसीलिए तो हम मिट्टी में खाद डालते हैं, है ना।
फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, क्योंकि जाइलम जो है वो तो पानी अब्जॉर्ब करता है, लेकिन रूट साथ साथ में ये मिनरल्स भी अब्जॉर्ब करके प्लांट को पकड़ा देती हैं, जो कि उनके काम के होते हैं। ठीक है, और जाइलम का क्या काम है? इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द स्टेम। स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सीधी खड़ी रहती है, इसकी वजह से तना मजबूत बनता है और प्लांट खड़ा रहता है सीधा तनकर। ट्रांसपिरेशन क्या है? पीछे हमने पढ़ा था स्टोमेटा पढ़ते टाइम के, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, जो स्टोमेटा के थ्रू पानी थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है, वही ट्रांसपिरेशन है। लॉस है एक तरीके से पानी का। अब लॉस ऐसे है कि पानी, जब हम भी पानी पी रहे हैं तो एक्सक्रीट करते हैं ना, यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकलता है, इसी तरीके से पौधा भी तो बाहर निकालेगा। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है वेस्ट प्रोडक्ट में पानी बाहर निकलता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, और वाटर वेपर की तरह ये हवा में गैशियस एक्सचेंज के थ्रू चला जाता है। स्टोमेटा के थ्रू होता है ना, इट अकर्स थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। एज वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स अ सक्शन फोर्स इज क्रिएटेड। अब पानी जब चला गया पत्तों से तो एक तरीके का सक्शन, कमी आ गई पौधे में पानी की, तो वो जाइलम के ऊपर जोर डालेगा कि भाई पानी ला, मैंने तो बाहर निकाल लिया ये वाला। अब जाइलम नीचे जाके रूट पे जोर लगाएगा कि भाई पानी अब्जॉर्ब कर, चाहिए, ऊपर मांग रहे हैं सब। अब यहाँ पर रूट जो है वो पानी को अब्जॉर्ब करके जाइलम को पकड़ाएगी कि ले भाई ये ना पानी। अब जाइलम का क्या काम है? अब वो डिलीवरी एजेंट पूरे के पूरे प्लांट के अंदर जोमेटो की तरह सारा का सारा पानी पहुँचा आ जाएगा। ठीक है, हाइयर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, हाइयर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ग्रेटर द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम द सॉइल। जितना ज़्यादा रेट ट्रांसपिरेशन का होगा, जितनी ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर, यानी कि मान लो जितनी ज़्यादा हवा में गर्मी है, जितना ज़्यादा पानी का लॉस हो रहा है पौधे के अंदर से, उतना ही ज़्यादा पानी नीचे से रूट अब्जॉर्ब कराएगी, उतना ज़्यादा जाइलम बोलेगा कि भाई पानी दे, ऊपर डिमांड आ रही है, रूट उतना ज़्यादा अब्जॉर्ब कराने लगेगी सॉइल में से। इसीलिए गर्मी में पौधों को ज़्यादा पानी देना पड़ता है, मिट्टी जल्दी सूख जाती है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रही है, लॉस ऑफ वाटर प्लांट का ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन और किस चीज़ में हेल्प करता है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी। अब नेक्स्ट है फूड ट्रांसपोर्टेशन। फूड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? फूड ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू होती है। अब जाइलम तो आसान है, पानी मिट्टी से ले रहे हैं और ऊपर पूरे के पूरे पौधे में पहुंचा रहे हैं, लेकिन फ्लोएम के लिए काम थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि खाना बन रहा है पत्तों के अंदर और लीव्स खाना बना रहे हैं। अब देखो, लीव के तो ऊपर भी प्लांट है और नीचे भी है, तो फ्लोएम को बाई डायरेक्शनली काम करना पड़ता है। जैसे जाइलम यूनी डायरेक्शनल था, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करा रहा था, फ्लोएम उस तरीके से बाई डायरेक्शनल है, दो डायरेक्शंस के अंदर काम कराता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी कराता है। अब क्योंकि दो डायरेक्शन में है, देखो, इसीलिए एटीपी की भी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, मेहनत का काम है, बाई डायरेक्शनल है। ओस्मोटिक प्रेशर के थ्रू फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कराता है फूड को। जैसे जाइलम सक्शन के थ्रू प्रेशर क्रिएट कर रहा था, फ्लोएम ऑस्मोसिस के थ्रू फोर्स क्रिएट करता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। ये नाम सिर्फ याद करके जाने हैं, इतने इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। 4 पार्ट्स हैं फ्लोएम के, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इन नामों को रट लेना और ये लिख के आ जाना पेपर में, अगर वो पूछे फ्लोएम के बारे में तो, कि ये फ्लोएम के 4 पार्ट्स होते हैं। लास्ट प्रोसेस जो बचा वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। हमारे पास तो एक पूरा प्रॉपर सिस्टम है जिसके थ्रू हम एक्सक्रीट करते हैं, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन क्या है? सबसे पहले एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन की ज़रूरत होती है। फंक्शंस क्या हैं? अब एक्सक्रीटरी यूनिट हमारी बॉडी की देखो नेफ्रॉन है। जैसे डाइजेशन जो है स्टमक करा रहा है, एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन करा रही है ना, प्लांट में फोटोसिंथेसिस लीव्स करा रहा है, इस तरीके से एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में नेफ्रॉन करा रहे हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज प्रेजेंट इन द किडनीज। किडनीज के अंदर प्रेजेंट होता है और एक्सक्रीशन कराता है नेफ्रॉन।
किस चीज़ का एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड इट इज़ टू मेंटेन द वाटर एंड आयोनिक बैलेंस, द ऑस्मिक रेगुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब यूरिन के थ्रू ही तो एक्सक्रीशन हो रहा है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट ह्यूमंस में एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल रहे हैं, यूरिनेशन के थ्रू। तो सबसे पहला जो है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होती है? नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है या फिर ग्लूकोज वेस्ट, अमाइनो एसिड, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये फिल्टर होती हैं हमारे ब्लड में इनटू बोमन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। सबसे पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुला कैप्सूल एक होता है, उसके अंदर ये सारे वेस्ट फिल्टर होके जाते हैं। सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। एक लंबी सी ट्यूब के थ्रू जो जो चीज़ें काम की हैं वो रीअब्जॉर्ब होंगी, वो वापस खींच लेगा वो, जैसे इंटेस्टाइन ज़रूरी चीज़ें खींच लेती है, ऐसे ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में किडनी रीअब्जॉर्ब कर लेगी वो चीज़ें जो कि ज़रूरी हैं। और लास्ट में जो बच के आएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, उसका सिक्रीशन यूरिया के थ्रू हो जाएगा। तो ये ढेर सारे करोड़ों के हिसाब से नेफ्रॉन्स हमारी किडनीज के अंदर हैं। ग्लोमेरुला के थ्रू फिल्टर होके गए, है ना, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन ज़रूरी चीज़ों का हुआ, और सिक्रीशन होके फाइनली वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल गए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्लांट्स का भी अपना खुद का तरीका एक्सक्रीशन करने का, हमने प्लांट्स को कभी यूरिनेट करते हुए नहीं देखा। तो प्लांट अपना वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकालते हैं? ट्रांसपिरेशन हम पढ़ चुके हैं, है ना, लॉस ऑफ वाटर, और साथ ही साथ जो फालतू के बाय प्रोडक्ट्स वो बना देता है, जैसे कि ऑक्सीजन, या फिर रेस्पिरेशन के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्लांट्स ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकालता है। तो पहला मीन्स ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ट्रांसपिरेशन है। दूसरे हैं प्लांट के अंदर होने वाले वैक्यूल्स, रेजिन्स और गम्स। ये जो सेल है, प्लांट सेल का डायग्राम, इसमें ये जो बड़ा सा येलो पार्ट है, ये प्लांट का 80 to 90% प्लांट सेल का एरिया यही कवर कर लेता है। और ये कुछ नहीं है, ये बस एक वैक्यूल है। इसके अंदर प्लांट सेल अपने फालतू के वेस्ट प्रोडक्ट्स को कभी कभी स्टोर हाउस की तरह इंपॉर्टेंट चीज़ें भी रख लेता है, लेकिन मोस्टली वेस्ट प्रोडक्ट्स को इसके अंदर प्लांट स्टोर करता है। और लास्टली लीव्स, जो हम देखते हैं कि पत्ते जो है पेड़ के पीले पड़ जाते हैं। ये पीले क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि वो पत्ता जो है अब बूढ़ा हो चुका है, वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा, तो प्लांट उसको एक तरीके से अपना डस्टबिन बना लेता है। जो जो चीज़ें वेस्ट हैं, जो जो चीज़ें प्लांट को नहीं चाहिए, प्लांट उन सबको उस पत्ते के अंदर भेजता रहेगा। धीरे धीरे उस पत्ते के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे होते जाएंगे, वो पत्ता पीला पड़ता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा, एंड फाइनली वन डे वो इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा कि वो झड़कर नीचे गिर जाएगा। तो बहुत ही आसानी से प्लांट ने वेस्ट प्रोडक्ट्स को उस पत्ते के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो इन 3 प्रोसेसेस के थ्रू प्लांट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। तो यहीं पर आज का चैप्टर ख़त्म करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसमें मैंने बता दिए हैं, और डायग्राम्स इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको याद करके जाइएगा। एंड through this video I think you'll be able to score your best in the life processes, and good luck for your exams.